आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे बायोलॉजी में क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है पुष्पक्रम की परिभाषा दीजिए। पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रमों के आधार का वर्णन कीजिए। तो इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा है, तो जो क्वेश्चन है उन्हीं को हम लोग करेंगे। तो देखिए पुष्पक्रम क्या होता है। तो कह रहा है पुष्पी अक्ष, जिसको पेडंकल कहते हैं, जिसमें फूल लगे रहते हैं, पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। तो जो पुष्प का अक्ष होता है, एक्सिस होती है, उसमें किस क्रम में फूल लगे हुए हैं उसी को पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अनेक पौधों में शाखाओं पर अकेले पुष्प लगे होते हैं। अगर अकेले होता है तो इनको एकल, अंग्रेजी में सॉलिटरी पुष्प कहते हैं। ये एकल शीर्षस्थ यानी सॉलिटरी टर्मिनल्स या एकल कक्षस्थ यानी सॉलिटरी एक्सिस होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो पेडंकल होता है, पुष्पीय अक्ष होता है, इसके अगर एपेक्स पर यानी ऊपर वाले शीर्ष भाग पर लगे है फूल, तो उसको सॉलिटरी टर्मिनल्स बोलेंगे। अगर कंडीशन ये हो जाए कि मान लीजिए ये कोई पुष्प का अक्ष है और इससे ये भाग निकल के जा रहा है, मान लीजिए एक ब्रांच है और यहाँ पर है फूल, तो इसको कक्ष बोलते हैं, कक्षस्थ स्थिति। तो इसको सॉलिटरी एक्जिलरी बोलेंगे यानी एकल कक्षस्थ। तो अगर यहाँ पर एकदम ऊपर वाली पोजीशन पर लगा है तो एकल शीर्षस्थ यानी सॉलिटरी टर्मिनल बोलेंगे, और अगर यहाँ पर लगा है फूल तो सॉलिटरी एक्जिलरी बोलेंगे यानी एकल कक्षस्थ। तो एकल मतलब एक फूल लगा है उसको सॉलिटरी बोलेंगे इंग्लिश में, और कहाँ पर लगा है, अगर शीर्ष में लगा है तो टर्मिनल बोलेंगे, और अगर कक्ष में लगा है, दो ब्रांच या दो यहाँ पर पत्ती कुछ भी निकले, मतलब यहाँ पर लगा है तो इसको कक्षस्थ बोलेंगे। अब आगे देखिए कह रहा है कि पुष्पक्रम दो प्रकार के होते हैं, असीमाक्षी पुष्पक्रम, ससीमाक्षी पुष्पक्रम। जैसा कि नाम से हमको पता चल रहा है कि अगर असीमित वृद्धि होगी पुष्प के अक्ष यानी पेडंकल की तो असीमाक्षी पुष्पक्रम बोलेंगे। अगर सीमित ग्रोथ होगी तो ससीम मतलब सीमित है ग्रोथ, वृद्धि सीमित है तो ससीमाक्षी पुष्पक्रम बोलेंगे। अब देखिए असीमाक्षी पुष्पक्रम यानी रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो जैसा कि रेस में दौड़ लगाई जाती है, तो दौड़ में का मतलब लगातार बढ़ता रहेगा अगर पेडंकल यानी पुष्प का अक्ष, तो इसको हम असीमाक्षी कहेंगे यानी असीमित वृद्धि है। तो इसमें पुष्पीय अक्ष यानी पेडंकल की लगातार निरंतर बढ़ती रहती है लंबाई। पुष्प अग्राभिसारी क्रम यानी एक्रोपेटल सक्सेशन में लगे रहते हैं। अग्राभिसारी क्रम का मतलब आगे भी सारी का मतलब घटते क्रम में, यानी पीछे पुराने फूल लगेंगे, नए फूल आगे की ओर निकलेंगे। तो इसका मतलब समझ लीजिए, एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब पीछे पहले फूल निकलेगा बाद में आगे, तो पीछे वाला बड़ा होगा आगे वाला छोटा होगा फूल, क्योंकि जो बाद में निकला है छोटा होगा। जैसे हम बड़े हैं, हमारे बच्चे छोटे होते हैं, इस प्रकार से। तो नीचे के पुष्प बड़े तथा ऊपर के पुष्प क्रमशः छोटे होते हैं। लिख दिया वही बात। असीमाक्षी यानी रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें भी शाखाएं हैं कि असीमाक्षी कितने प्रकार के होते हैं। तो असीमाक्ष यानी रेसिम, इसमें मुख्य पुष्पीय अक्ष पर सबरंत या सहपत्री या असहपत्री पुष्प लगे होते हैं, जैसे मूली, सरसों, लार्क, स्पर्य। तो सबरंत मतलब व्रंत सहित, उसमें व्रंत रहेगा, पीछे डंठल, या सहपत्री मतलब साथ में पत्ते लगे रहेंगे जिसको ब्रैक्टिएट बोलते थे, या बिना पत्ते वाले जिसको इब्रैक्टिएट बोले थे। तो कुछ किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो इसमें रेसिम के अंतर्गत आएगा मूली, सरसों, लार्क, स्पर इसका एग्जाम्पल है। अब आगे आ जाता है स्पाइक। तो स्पाइक वाले फूल में क्या है, ये सब देखिए रेसिमोज के पार्ट हैं, असीमाक्षी जो है के पार्ट हैं। इसमें पुष्पीय अक्ष पर अवरंत पुष्प लगे रहते हैं,
इनमें किसी भी प्रकार का डंठल या व्रंत नहीं होता, जैसे चौलाई खाने वाली, एमरैंथस जिसको बोलते हैं, चिरचिटा जिसको एकाइरेंथस बोलते हैं, तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। चिरचिटा को जहाँ तक लटजीरा भी बोलते हैं, ये सेकंड वाला अगर है तो देखिए लटजीरा ऐसे ही होता है। कुल मिला के एकाइरेंथस अंग्रेजी में जो लिखा गया है, क्योंकि हिंदी में अलग अलग चीज़ों के अलग अलग नाम हैं। अब आगे आ जाता है मंजरी, तो एक एक का एग्जाम्पल देखते हैं। अब रेसीम का देखते हैं, तो फर्स्ट नंबर ये देखिए रेसीम है, तो रेसीम में ये डंठल है, यहाँ पर फूल लगा है, ये फूल लगा है, इस तरह से निकलते हैं। और स्पाइक में ये देखिए कह रहा है कि इसमें पुष्पीय अक्ष पर अव्रंत पुष्प लगे रहते हैं। इसमें देखिए ये इतनी लंबाई तक के व्रंत हैं, इसमें देखिए कोई व्रंत नहीं, एकदम छोटे छोटे डायरेक्ट लगे हुए हैं फूल, ये लंबा व्रंत नहीं है, तो इसको स्पाइक बोलेंगे, एकाइरेंथस एग्जाम्पल। अगला आ जाता है मंजरी, जिसको अंग्रेजी में कैटकिन बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें पुष्पीय अक्ष लंबा एवं कमजोर होता है, इस पर एक लिंगी तथा पंखुड़ी विहीन पुष्प लगे होते हैं, पंखुड़ी नहीं होती है, जैसे सहतूत और सैलिक्स आदि में। तो एक लिंगी होते हैं फूल, ये ध्यान देना है, और पंखुड़ी विहीन होते हैं, मतलब पंखुड़ी जैसे करोला जिसको पेटल सेपल ये सब नहीं होते, जैसे सहतूत और सैलिक्स। तो ये देखिए एग्जाम्पल दे दिया, सहतूत में इसी तरह फूल लगते हैं। तो ये कैटकिन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कौन सा एग्जाम्पल है, स्पाइकलेट। स्पाइकलेट तो ये वास्तव में छोटे छोटे स्पाइक होते हैं, इनमें प्रायः 1 से 3 पुष्प लगे होते हैं। आधार पर पुष्प तुष यानी निपत्रों ग्लूम से गिरे रहते हैं, जैसे गेहूं, जौ, जई इत्यादि। तो स्पाइकलेट चौथे नंबर पे है, तो इसको देखते हैं। तो ये देखिए चौथे नंबर पर ये स्पाइकलेट का एग्जाम्पल है। स्पाइकलेट इस तरह फूल लगे रहते हैं। और AWN इसको बोल रहा है, ये जो रेशा निकले रहते हैं, देखा होगा गेहूं में, तो इस प्रकार के फूल को स्पाइकलेट बोलते हैं। तो देखिए स्पाइकलेट में क्या कह रहा है कि ये वास्तव में छोटे छोटे स्पाइक होते हैं, इनमें प्रायः 1 से 3 पुष्प लगे रहते हैं, 1 से 3 तक पुष्प होते हैं। आधार पर पुष्प तुष निपत्र यानी ग्लूम से गिरे रहते हैं, छोटे छोटे पत्ती जैसी संरचनाओं से गिरे रहते हैं, जिनको ग्लूम कहते हैं, जैसे गेहूं, जौ, जई इत्यादि, जैसा अभी हम लोगों ने देखा। अब आगे आ जाता है हमारा मंजरी। हिंदी में स्थूल मंजरी बोलते हैं, अंग्रेजी में स्पैडिक्स बोलेंगे। इसमें पुष्पित अक्ष गूदेदार होती है, इस पर अव्रंत यानी बिना लंबाई का जो व्रंत था उसके फूल लगे होंगे, एक लिंगी फूल होते हैं। पुष्पीय अक्ष का शिखर बंद भाग अपेंडिक्स कहलाता है। तो जो फूल का शिखर होता है वो बंद यानी स्टेराइल होता है, जैसे हिजड़े होते हैं, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, तो इसी प्रकार ये बंद भाग होता है पुष्प अक्ष का शिखर भाग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। पुष्पीय अक्ष पर नीचे की ओर मादा पुष्प, मध्य में बंद पुष्प तथा ऊपर की ओर नर पुष्प लगे होते हैं। तो ध्यान दीजिए स्पेंडिक्स या स्थूल मंजरी में क्या होता है कि बीच में स्टेराइल फूल लगे होंगे जो नए पौधे को जन्म नहीं दे सकते, ऊपर की ओर नर फूल होंगे, नीचे की ओर मादा फूल होंगे। तो पुष्प रंगीन निपत्य यानी श्वेत से ढके रहते हैं, जैसे केला, ताड़, अरबी आदि में इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। तो इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए 5वां नंबर है, ये स्पेथ देखिए है, ये अपेंडिक्स से बीच में बिना जो है स्टेराइल फूल लगे रहते हैं। ये स्टैमिनेट फ्लावर है, यहाँ पर पुंकेसर युक्त, यहाँ पर न्यूट्रल फ्लावर हैं जो बच्चे नहीं देंगे यानी न्यूटर हैं। ये पिस्टिलेट फ्लावर हैं जिनमें स्त्री केसर पाया जाएगा, इसमें पुंग केसर पाया जाएगा। स्टैमेन को हिंदी में पुंकेसर, पुष्प पुरुष वाला भाग यानी नर फूल, मादा फूल, और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये बच्चे मतलब बीज न उत्पन्न करने वाले फूल कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हो गया हमारा स्पैडिक्स।
अब आगे देखते हैं, समशिख आ जाता है कोरियम्ब। इसमें मुख्य अक्ष छोटा होता है, नीचे वाले पुष्पों के पुष्प व्रत लंबे तथा ऊपर वाले पुष्पों के पुष्प व्रत क्रमशः छोटे होते हैं। इसमें सभी पुष्प लगभग एक समान ऊंचाई पर स्थित होते हैं, जैसे कैंडी टफ्ट तथा केसिया आदि में। तो इसमें क्या होता है कि जैसी बात है कि नीचे वाले का पुष्प व्रत लंबा होगा, ऊपर वाले का छोटा, तो ऊपर एक ही सीध में आ जाते हैं सारे फूल। तो ये देखिए, ये स्थिति आ जाती है। सिक्स नंबर, ये स्थिति देखिए, सारे फूल एक ही ऊंचाई पर हो जाते हैं, एक ही ऊंचाई पर आ जाते हैं। बड कलिका है और ये फूल है, ये लंबे हो करके एक ही ऊंचाई पर आ जाते हैं। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो केवल एनसीईआरटी पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत है। अब आगे देखिए, आ जाता है समशिख यानी कोरियम्ब के नाम से ही समझ में आ रहा है, समशिख का मतलब शिखर समान ऊंचाई पर है। अब आ जाता है पुष्प छत्र यानी एम्बल, तो ये छाते के समान रहेगा। इसमें पुष्पी अक्ष बहुत छोटी होती है, सभी पुष्प एक ही बिंदु से निकलते प्रतीत होते हैं तथा छत्र रूपी रचना बनाते हैं। इसमें परिधि की ओर बड़े तथा केंद्र की ओर छोटे पुष्प होते हैं, जैसे धनिया, जीरा, सौंफ, पुरुनस आदि में। अब देखिए, जो पुरानी एनसीईआरटी की बुक है उसमें सब क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनके हम उत्तर बता रहे हैं। जो नई एनसीईआरटी है, तो जो नए बच्चे 11-12 में हैं, अगर उनकी बुक में नए सिलेबस के हिसाब से नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, सब कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, अम्बेल किसमें पाया जाएगा? धनिया, जीरा, सौंफ इत्यादि में। इसमें क्या होता है कि पुष्पी अक्ष यानी पेडंकल बहुत छोटा होता है और इसमें पुष्प एक ही बिंदु से निकलते हैं। देखिए, छत्र का मतलब छाता, तो छाता की तिली एक ही बिंदु से निकलती हैं, तो उसी तरह इसमें भी फूल एक ही बिंदु से निकलेंगे। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये 7वां नंबर एग्जाम्पल है, 7वां प्रूनस है। तो इसमें देखिए, यहाँ से देखिए छाते की तिली जैसे एक ही जगह से सारे फूल निकलना है। अब देखिए, 8वां नंबर आ जाता है कैपिटुलम, जिसको मुंडक कहते हैं। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, मुंडक का मतलब सर, हेड। तो इसमें पुष्पी अक्ष एक चपटा आशय होता है, इस पर 2 प्रकार के पुष्पक यानी फ्लोरेट्स लगे होते हैं। परिधि की ओर रश्मि पुष्पक, जिनको रे फ्लोर कहेंगे। रश्मि मतलब एक तरह से किरण, तो रे फ्लोरेट लगे रहते हैं। तथा केंद्र में बिंब पुष्पक यानी डिस्क फ्लोरेट होते हैं। तो ये रे से जैसी संरचनाएं होंगी, जैसे कोई किरण जा रही है, अंदर ये डिस्क जैसे प्लेट जैसी संरचना होगी फूलों की। तो संपूर्ण पुष्पक्रम एक पुष्प के समान दिखाई देता है, जैसे सूरजमुखी, गेंदा, जीनिया, डहलिया आदि में। तो इसमें क्या होता है कि पुष्प तो अलग प्रकार के होते हैं, कई पुष्प होते हैं, लेकिन संपूर्ण पुष्पक्रम एक ही पुष्प की समान दिखाई देता है। तो इसको देखते हैं। ये देखिए, सूरजमुखी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए, पत्ती, यहाँ पर बहुत सारे फूल हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा एक ही फूल है। तो इस तरह की संरचना हमको दिखाई देगी। अब आगे देखते हैं ससीमाक्षी पुष्पक्रम। अभी तक ये असीमाक्षी यानी रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस का जो है सारे टाइप हमने पढ़े। अब ससीमाक्षी पुष्पक्रम जो है उसके हम टाइप पढ़ते हैं। तो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, तो इसमें पुष्पी अक्ष की अग्रस्थ कलिका के पुष्प में परिवर्तित हो जाने से वृद्धि रुक जाती है। तो जो आगे वाली पुष्पवृंत जो है उसके आगे फूल लग जाता है, तो आगे की वृद्धि रुक जाती है। तो ससीमाक्षी का मतलब, ससीम का मतलब सीमित वृद्धि होती है। इसमें नीचे स्थित पर्वसंधियों यानी जो नोड होती हैं से पार्श्व शाखाएं निकलकर पुष्प बनाती हैं।
ऐसी बात है कि आगे फूल लग गया तो अब आगे वृद्धि तो हो नहीं सकती, तो जो शाखाएं निकलती हैं उनसे, पर्व संधियों से शाखाएं निकलती हैं नोड से, वो लेटरल ब्रांच जो निकलती हैं पार्श्व यानी इधर उधर किनारे की तरफ शाखाएं, लेटरल ब्रांच जिनको अंग्रेजी में कहेंगे, तो उनसे पुष्प वो मिलकर पुष्प बनाती हैं निकलकर। इस कारण पुष्पों के लगने का क्रम तलाभिसारी होता है, यानी पहले तो आगे फूल लग गए आगे वाले डंठल के ऊपर, पुष्पक्रम के ऊपर ही, पुष्पीय अक्ष के ऊपर ही, तो जाहिर सी बात है कि अब पीछे वाले जो फूल होंगे वो बाद में निकलेंगे। तो पहले बड़ा वाला फूल आगे, छोटे फूल बाद में, यानी छोटे ही रहेंगे जब बाद में निकलेंगे, तो तलाभिसारी क्रम हो गया, यानी ऊपर सबसे पहले बड़ा पुराना फूल, फिर नीचे नए नए फूल। तो इसमें केंद्रीय पुष्प बड़ा और पुराना तथा नीचे के पुष्प छोटे और नए होते हैं। ससीमाक्षी पुष्पक्रम अग्रलिखित प्रकार के होते हैं। तो ससीमाक्षी पुष्प का भी कई प्रकार होते हैं, तो इसको देखते हैं। एकल शाखी ससीमाक्षी, मोनोकेजियल साइम, यानी एक ही शाखा होगी, इसमें पुष्पीय अक्ष एक पुष्प में समाप्त होती है। तो जो पुष्पीय अक्ष होगी उसमें केवल एक ही फूल लगता है। पर्व संधि यानी इंटरनोड से एक बार में केवल एक ही पार्श्व शाखा उत्पन्न होती है, एक बार में केवल एक ही लेटरल ब्रांच निकलती है जिस पर पुष्प बनता है। पार्श्व शाखाएं दो प्रकार की होती हैं। अब देखिए शाखा तो एक ही निकलेगी लेकिन दो प्रकार की शाखाएं हैं। कौन कौन सा प्रकार है उसको देखते हैं। तो पहला प्रकार क्या है, जब सभी पार्श्व शाखाएं एक ही ओर निकलती हैं तो इसे कुंडलिनी रूप या एकल शाखी ससीमाक्ष यानी हेलिक्वाइड यूनिपेरस साइम कहते हैं, जैसे मकोय, बोगिनविल, बिगोनिया आदि में। तो सारी शाखाएं एक ही तरफ एक ही ओर निकलती हैं तो इसे कुंडलिनी रूप एकल शाखी ससीमाक्ष, अंग्रेजी में हेलिक्वाइड यूनिपेरस साइम बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, मकोय, बिगोनिया आदि। जब पार्श्व शाखाएं एकांतर क्रम में निकलती हैं तो इसे वृश्चिकी या एकल शाखी ससीमाक्ष यानी स्कॉर्पियोइड यूनिपेरस साइम कहते हैं, जैसे हीलियोट्रोपियस, रेननकुलस आदि में। तो जब पार्श्व शाखाएं एक एक के अंतर से निकलती हैं, इसमें क्या है कि जब सभी पार्श्व शाखाएं एक ही ओर निकलती हैं तो हेलिक्वाइड यूनिपेरस कुंडलिनी रूप हो जाएगा। जब पार्श्व शाखाएं एकांतर क्रम में निकलते हैं, एक एक के अंतर से, मतलब एक निकली तो फिर इधर यहाँ से निकलेगी, यहाँ नहीं निकलेगी, फिर इधर यहाँ से निकलेगी तो यहाँ इधर नहीं निकलेगी, इस तरह से एकांतर क्रम में, तो इसको क्या बोलेंगे, हीलियोट्रोपियम, रेननकुलस आदि। तो एकांतर क्रम को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। जैसे ये यहाँ पर है तो एक यहाँ पर शाखा निकलेगी, तो अब मान लो यहाँ निकलना चाहिए तो अब इधर नहीं निकलेगी, इधर नहीं निकलेगी, इधर निकलेगी। अब यहाँ पे निकलना चाहिए तो अब इधर निकल आई है तो अब इधर नहीं निकलेगी, इधर निकलेगी, इस तरह। तो एकांतर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए एकांतर हो गया तब निकली है, तो इसको एकांतर क्रम बोलेंगे। अब आ जाता है हमारा डाइकेजियल साइम। तो इसमें क्या होगा, इसमें पुष्पीय अक्ष के पुष्प में समाप्त होने पर नीचे की पर्वसंधि से दो पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। डाइकेजियल, डाई मतलब दो, युग्म का मतलब जोड़ा। तो दो पार्श्वी शाखाएं विकसित होकर पुष्प का निर्माण करती हैं। एग्जाम्पल क्या है, डाइएंथस, स्टिलेरिया आदि में। अब देखिए बहुशाखी ससीमाक्ष क्या है, तो इसमें बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी। पॉलीकेजियल साइम, पॉली का मतलब मेनी, मेनी का मतलब बहुत सारी। तो इसमें पुष्पीय अक्ष के पुष्प में समाप्त होने पर नीचे की स्थित पर्वसंधि से एक साथ अनेक शाखाएं निकल कर पुष्प का निर्माण करती हैं, जैसे हेमिलिया, आक आदि में। यह छत्रक की ही भांति प्रतीत होता है, लेकिन इसका केंद्रीय पुष्प बड़ा होता है और परिधीय पुष्प छोटे होते हैं। तो यह छत्रक की तरह ही दिखाई देता है, अम्ब्रेला शेप, लेकिन अंतर यह है कि इसमें केंद्रीय पुष्प बड़ा होता है और परिधि वाला छोटे होते हैं। तब देखिए एक एक का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो कुंडलिनी रूप एकल शाखी फर्स्ट नंबर में, तो देखिए एक ही फूल निकल रहा है,
एक एक फूल निकल रहा है। दूसरे में क्या है, वृश्चिकी एकल शाखी, तो इसमें कैसे है देखिए, एक फूल ये निकला, फिर इधर ये निकला, फिर इससे ये निकला, फिर इससे ये निकला, फिर इससे ये निकला, इस तरह फूल निकल रहा है। युग्म शाखी, तो जाहिर सी बात है कि जोड़े में निकलेंगे, तो देखिए एक इधर है तो एक इधर में, जोड़े में शाखाएं निकल रही, फिर यहाँ फिर जोड़े में निकल रही, यहाँ फिर जोड़े में निकल रही, इस तरह। बहुशाखी ससीमाक्षी पुष्प, इसमें देखिए एक ही बिंदु से बहुत सारी शाखाओं में फूल निकल रहे हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारे फूल निकल रहे हैं, तो बहुशाखी ससीमाक्षी पुष्प। ग्रोथ सीमित है लेकिन बहुत सारी शाखाएं हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है ऐसे फूल का सूत्र लिखिए जो त्रिज्या सम्मित, उभयलिंगी, अधोजायांगी, संयुक्त वायदली, 5 मुक्त दली, 5 मुक्त पुंकेसरी, द्वियुक्तांडपी यानी बाई कार्पेलरी तथा ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय यानी सुपीरियर ओरी। तो ऐसे पुष्प का पुष्प विन्यास लिखना है। तो ये कंडीशन क्या है, तो उपयुक्त विशेषताएं 16 नेसी कुल के पुष्प की हैं, इसका पुष्प सूत्र निम्नवत। तो 16 नेसी फैमिली में ये कंडीशन पाई जाती है। तो त्रिज्या सममिति मतलब कहीं से भी काटने पर 2 बराबर भाग हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्लस का निशान लगा दिया। इसके बाद उभयलिंगी यानी नर और मादा एक में ही पाए जाएंगे, तो प्लस और ये तीर लगा दिए। अधोजायांगी, त्रिज्या सम्मित उभयलिंगी, अधोजायांगी मतलब कि जो जायांग होगा वो नीचे होगा और अंडाशय जो है वो ऊपर होगा। तो देखिए जी सुपीरियर ओरी है, तो जी और नीचे लाइन खींची गई है, और द्वियुक्तांडपी यानी 2 अंडप होंगे और दोनों युक्त मतलब जुड़े रहेंगे। तो देखिए जुड़े रहने के लिए ब्रैकेट में बंद कर दिया, और 2 हैं तो 2 लिखा है। सुपीरियर ओरी के लिए ओवरी को ऊपर रखना है, ऊर्ध्ववर्ती का मतलब ऊपर, तो नीचे लाइन खींचा है। 5 मुक्त पुंकेसरी, तो एंड्रूसियम 5 हैं और मुक्त हैं, इसलिए ब्रैकेट में बंद नहीं किया है। 5 वाहदली, 5 संयुक्त वाहदली, 5 हैं कैलिक्स, वाहदल कैलिक्स को बोलते हैं, 5 हो गए, और संयुक्त हैं, मुक्त नहीं हैं, संयुक्त हैं, इसलिए 5 को ब्रैकेट में बंद किया। 5 मुक्त दली यानी करोला जो है दल पुंज जिसको, 5 हैं मुक्त दली हैं, तो 5 लिखा है, और मुक्त दली हैं तो ब्रैकेट में बंद नहीं किया है। 5 मुक्त पुंकेसर, तो एंड्रूसियम 5 हैं मुक्त हैं, ब्रैकेट में बंद नहीं किया है। वियुक्तांडपी तथा ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, और ये जो दल हैं ये पुंकेसर से जुड़े हुए हैं, इसलिए दल को पुंकेसर से जोड़ने के लिए यहाँ पर ये ऊपर लाइन खींच दी है। तो कैसे बनाया गया इसको समझने की जरूरत है। अब 15वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुष्पासन परिस्थिति के अनुसार लगे पुष्पी भागों का वर्णन कीजिए। तो पुष्पासन जो है हमारा पेडंकल जिसको पेडंकल तो पुष्प व्रंत होता है जिसपे फूल लगते हैं, ये पुष्पासन है जो है। तो पुष्पासन पर पुष्पी भागों का निवेशन, तो देखिए पुष्पासन पर वाहदल, दल, पुंकेसर, अंडप की स्थिति के आधार पर पुष्प निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। तो पुष्पासन का मतलब ये कि नीचे वाला भाग जिसमें पुष्प लगे हैं, जैसे सिंहासन होता है उसमें राजा बैठता है, तो इसी तरह पुष्पासन का मतलब जिसमें पुष्प बैठे, यानी फूल के सारे भाग इसके ऊपर रहेंगे। तो अधोजायांग यानी हाइपोगाइनस, तो इसमें क्या होगा, इसमें जायांग पुष्पासन पर सर्वोच्च स्थान पर स्थित होते हैं। तो अधोजायांगी में क्या होगा, जायांग ऊपर रहेगा, बाकी सारे भाग अधो मतलब नीचे रहेंगे। जायांग ऊपर रहेगा लेकिन सारे भाग नीचे रहेंगे, तो और अन्य अंग नीचे रहते हैं। इस प्रकार के पुष्पों में अंडाशय क्या होगा, जब गायनोसियम मादा जनन भाग है ऊपर है तो अंडाशय सुपीरियर हो जाएगा, ऊर्ध्ववर्ती, जैसे सरसों, गुड़हल, टमाटर आदि। परिजायांग पेरीगाइनस, इसमें पुष्पासन पर जायांग यानी गायनोसियम
मादा जनन भाग तथा अन्य पुष्पी भाग लगभग समान ऊंचाई पर स्थित होते हैं। पेरी का मतलब परिधि जैसे बना दी जाए तो बराबर ऊंचाई पर होते हैं। इसमें अंडाशय, अब जैसे बात बराबर ऊंचाई पर होगा तो अंडाशय आधा ऊपर रहेगा आधा नीचे, तो चाहे आधा अधोवर्ती या आधा ऊर्ध्ववर्ती, दो में कुछ भी कह सकते हैं। जैसे आधा अधोवर्ती मतलब आधा नीचे, आधा ऊर्ध्ववर्ती मतलब आधा ऊपर। तो जब एक ही सीध में होंगे तो आधा ऊपर रहेगा आधा नीचे रहेगा। उदाहरण क्या है, जैसे गुलाब, आडू आदि में इसमें पुष्पासन तथा अंडाशय संयुक्त नहीं होते, मतलब एक साथ जुड़े नहीं होते। परिजायांग या अधिजायांग, ऊपरिजायांग या अधिजायांग यानी एपीगाइनस, तो हाइपोगाइनस यानी अधोजायांग का उल्टा अधिजायांग। इसमें पुष्पासन के किनारे वृद्धि करके अंडाशय को घेर लेते हैं और अंडाशय से संलग्न हो जाते हैं। तो अंडाशय गिर जाता है क्योंकि अन्य भाग ऊपर है। तो अन्य पुष्पीय भाग अंडाशय के ऊपर स्थित होते हैं, यानी अंडाशय नीचे रहता है, यानी सुपीरियर की जगह अब ये इन्फीरियर हो जाएगा, ऊर्ध्व की जगह अधोवर्ती हो जाएगा। जैसे अमरूद, अनार, लौकी आदि में ये कंडीशन एपीगाइनस या अधिजायांगी पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए सारे चित्र बनाए गए हैं। अधोजायांग में देखिए ये ओवरी सुपीरियर है, मादा जनन भाग ऊपर है, बाकी सब फूल के पुष्प के भाग नीचे हैं। हाइपोगाइनस, ये पेरीगाइनस है, सब देखिए बराबर ऊंचाई पर है। तो आधा देखिए ये अंडाशय ऊपर है आधा नीचे, तो अधोजायांगी भी है और ऊपरी जायांगी भी है। अब यहाँ पर सी में देखिए क्या है, परिजायांग यानी पेरीगाइनस कंडीशन है। यहाँ पर बी तथा सी दोनों ये पेरीगाइनस है, एपीगाइनस ये कंडीशन। तो पेरीगाइनस ये दोनों है, तो सुपीरियर, आधी सुपीरियर और आधे इन्फीरियर, यानी अधो और ऊपरी जायांगी, इसमें दोनों ओवरी सुपीरियर और इन्फीरियर, हाफ सुपीरियर और हाफ इन्फीरियर रहेगी, यानी आधी ऊपर और आधे नीचे रहेगी। तो ओवरी ये है और नीचे वाला ये थैलमस है, जिसको पुष्पासन कह सकते हैं। अब ये देखिए ऊपरी जायांगी है, यानी सारे भाग देखिए ऊपर है फूल के, और ये मादा जनन भाग नीचे है, यानी ओवरी जो है अंडाशय वो नीचे है, यानी इन्फीरियर ओवरी है। इसमें देखिए सुपीरियर ओवरी है। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हम लोगों के ख़त्म हो गए। तो ये बायोलॉजी का ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। अब कक्षा 11 में भी हम लोग अब फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। आज की स्टडी यहीं तक।